हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ चुके हैं कि उनका प्रारंभिक जीवन किस तरह रहा, उत्तराधिकार संघर्ष में वो किस प्रकार विजयी रहे, उन्होंने राज सिंहासन प्राप्त करने के बाद किस तरह से अपनी स्थिति को मजबूत किया और किस तरह से उन्होंने अपने मेवाड़ के आसपास के क्षेत्रों को और वहाँ की स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास किया। मुगल साम्राज्य के साथ संघर्ष में उनका सामना महान सम्राट अकबर से हुआ, जो एक महत्वाकांक्षी शासक था। अकबर महत्वाकांक्षी होने के कारण राजपूताना के लगभग सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहता था और इसमें एकमात्र मेवाड़ ही ऐसा शासक था। मेवाड़ी इसके महाराणा प्रताप ही ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता को स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर ने अधीनता स्वीकार करवाने के लिए महाराणा प्रताप के पास जलाल खां, आमेर राजा मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल के नेतृत्व में लगभग 4 शिष्टमंडल भेजे, लेकिन ये शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने में सफल नहीं रहे। इस स्थिति में जब महाराणा प्रताप ने अपने वंश की गरिमा को बनाए रखने के लिए अधीनता स्वीकार नहीं करी, तो दोनों के मध्य युद्ध अवश्यंभावी था, क्योंकि महाराणा प्रताप अपने वंश की गरिमा को कलंकित नहीं करना चाहते थे और दूसरी तरफ अकबर मेवाड़ पर किसी भी तरह से अधिकार कर लेना चाहता था। तो इसके लिए इस संघर्ष में दोनों के मध्य 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। बच्चों ध्यान रखना डेट इसकी, हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध 21 जून 1576 को। इसे मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब आपसे इसमें बड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध के हल्दी घाटी के युद्ध के क्या कारण थे। तो उसमें पहला कारण था कि महाराणा प्रताप जो थे वो एक वीर शासक थे। सिसोदिया वंश के शासक होने के नाते उनको बचपन से ही इस तरह के संस्कार मिले थे कि उन्होंने शत्रु के आगे कभी झुकना नहीं सीखा। बचपन से ही प्रारंभिक कठिनाइयों से जो कठिनाइयाँ थीं उन्होंने उनको परिश्रमी बनाया और एक लंबे संघर्ष, परिश्रम, साहस और स्वाभिमान की कठिन परिस्थितियों के बाद वो एक मेवाड़ के शासक बने। इन स्थितियों में वो अपने वंश की गौरव को बनाए रखना चाहते थे और इसी के कारण उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। पहला कारण यह है। दूसरा कारण था कि हम ले सकते हैं कि अकबर जो था एक साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी शासक था। उसने राजपूताना के लगभग सभी क्षेत्रों पर विभिन्न नीतियों से, वैवाहिक संबंधों के द्वारा या कुछ और तरीक़ों से उन्होंने लगभग सभी क्षेत्रों को अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। लेकिन मेवाड़ ही था जो महाराणा प्रताप के नेतृत्व में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहता था। अतः इन परिस्थितियों में दोनों के मध्य युद्ध आवश्यक हो गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि राणा प्रताप का हम पढ़ चुके हैं पहले कि महाराणा प्रताप का एक भाई था जो पहले मेवाड़ की गद्दी पर बैठ गया था, जगमाल, और सामंतों ने उसके अयोग्य होने के कारण उसको गद्दी से हटाकर महाराणा प्रताप को आमंत्रित किया, उनका राज्याभिषेक कराया। तो इस बात से जगमाल नाराज़ होकर अकबर की शरण में चला गया दिल्ली और उसको अकबर ने अपना मनसबदार बनाया। बस इसी बात से अकबर जो जगमाल था वो नाराज़ था और उसने अकबर को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि मैं आपका साथ दूंगा और आप मेवाड़ पर आक्रमण करो, क्योंकि वो मेवाड़ की हर स्थिति से परिचित भी था। अगला कारण है कि राणा प्रताप ने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजपूत जो राज्य थे उनका संघ बनाने का एक प्रयास किया। जैसे कि 1570 में जब नागौर के दरबार में बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर के कुछ क्षेत्र अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार हुए, उसी दौरान जोधपुर मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया।
तो महाराणा प्रताप ने राणा चंद्रसेन के साथ मिलकर अकबर के विरुद्ध एक राजपूत संघ बनाने का प्रयास किया, जिससे अकबर काफ़ी नाराज़ था। इसके अतिरिक्त मुग़लों के आर्थिक स्वार्थ, जैसे कि राजस्थान के मार्ग से गुजरात और सूरत के बंदरगाह के साथ जो व्यापारिक संबंध था, उनमें महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन अकबर के लिए एक बड़ी बाधा थे और इससे व्यापार को काफ़ी क्षति हो रही थी। तो इस क्षति को पूरा करने के लिए अकबर इन दोनों को अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उस पूरे क्षेत्र पर अपना अधिकार करना चाहता था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी थे, जिससे दोनों के मध्य 21 जून 1576 को प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। अब हम ये पढ़ेंगे कि हल्दी घाटी के युद्ध की क्या घटनाएं रही, किस तरह की तैयारी की गई बड़े किशन के लिए। अकबर ने बंगाल अभियान से जैसे ही मुक्त हुआ, उसके बाद वो मार्च 1576 में अजमेर गया और आमेर के कुंवर मानसिंह को राणा प्रताप के जो विरुद्ध सेना भेजी जा रही थी उसका नेतृत्व सौंपा। इस सैनिक अभियान में कई लोग थे, मीर बख्शी, आसफ खां, सैयद अहमद खां, सैयद हाशिम बरहा, मानसिंह का छोटा पुत्र माधो सिंह, उनके चाचा जगन्नाथ कछवाहा आदि कई लोग सहयोगी के रूप में रहे। अजमेर से चलकर यह सेना मांडलगढ़ पहुंची। मानसिंह यहाँ लगभग 2 माह रुका और कुछ समय यहाँ रुकने के बाद मानसिंह की सेना गोगुंदा होती हुई खमनोर पहुंची और यहाँ बनास नदी के तट पर अपना डेरा डाल दिया उन्होंने, मोलेला नामक स्थान पर। महाराणा प्रताप ने भी युद्ध की तैयारी करी अपनी तरफ से और मुग़ल सेना से उसने सामना करने का पूरा तैयारी कर ली। वह गीरवा नाम की घाटियों में मुग़लों का मुकाबला करना चाहता था। तो उसने क्या किया, महाराणा प्रताप ने क्या किया, उसने कुंभलगढ़ से निकलकर 17 जून 1576 को वो कुंभलगढ़ से निकला और हल्दी घाटी से 8 मील दूर लोह सिंह नामक गांव में उन्होंने अपना पड़ाव डाल दिया। लोह सिंह जो स्थान था वो युद्ध करने के लिए बहुत ही सुरक्षित स्थान था। जहाँ महाराणा प्रताप की सेना ने पड़ाव डाला हुआ था, यहाँ का रास्ता हल्दी घाटी से होकर था। यहाँ पर आने के लिए शत्रुओं की जो सेना थी उसको, क्योंकि यहाँ तंग पहाड़ियाँ थी, दोनों पहाड़ियों के मध्य में एक तरह से दर्रे की स्थिति थी, तो यहाँ आने पर शत्रु की सेना को 1 या 2 की कतार में 1.5 मील लंबी हल्दी घाटी के तंग पहाड़ी मार्ग से होकर आना पड़ता था। और अगर यहाँ पे कोई प्रवेश करता तो ऊपर से जो धनुर्धारी सैनिक थे वो उन पर हमला करके उनको मार सकते थे। मुग़ल सैनिकों के लिए एक स्थिति यह थी कि वे भी मैदानी भाग में सफलतापूर्वक लड़ सकते थे, लेकिन महाराणा प्रताप की गलती रही कि उन्होंने वह ज़्यादा समय तक नहीं रुके और इस दुर्गम मार्ग से होकर उनकी जो सेना थी वो खमनोर गांव के पास की समतल भूमि पर जहाँ पहुँची। यहाँ पर आकर महाराणा प्रताप ने अपनी सेना का विभाजन परंपरागत प्रणाली से ही किया। उनके जो हरावल था उनका नेतृत्व हकीम खां सूर को दिया। उनको सहयोग देने के लिए मेवाड़ के प्रमुख सामंत रखे गए। दाहिने जो भाग था सेना का, भामाशाह, उनके भाई ताराचंद, ग्वालियर के भूतपूर्व राजा और उनके 3 पुत्र सहयोग के लिए उपस्थित थे। इसके अलावा कुछ अन्य लोग भी थे और इस टुकड़ी के केंद्र में महाराणा प्रताप स्वयं रहे। उधर मुग़ल सेना में चुने हुए 18 सैनिकों को सैयद हाशिम खां के नेतृत्व में महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए सबसे आगे रखा गया और उसके पीछे का भाग जगन्नाथ और आसफ खां के हाथ में रहा। इस सेना की टुकड़ी में मानसिंह केंद्र में रहा। अतः इस स्थिति में सेना की तैयारी करने के बाद 21 जून 1576 में मेवाड़ की सेना ने मुग़ल सेना पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध का प्रारंभ हाकिम खां सूर ने किया
और इस युद्ध में अपनी अपूर्व वीरता का प्रदर्शन करते हुए वह मारा गया युद्ध भूमि में। इस युद्ध में मुगल सेना का जो अग्रिम भाग था वो प्रारंभ में बुरी तरह से परास्त हुआ और कुछ समय बाद मुगल सेना के दाएं और बाएं भाग की भी यही स्थिति हुई। इससे मुगल सेना में हलचल मच गई, वो घबरा गए जो सैनिक थे। लेकिन मुगल सेना का जो पार्श्व भाग था उसके नेता मितहर खां ने बादशाह अकबर के बारे में सेना में एक खबर प्रसारित कर दी कि स्वयं बादशाह अकबर युद्ध भूमि में आ गए हैं। जिससे क्या हुआ कि जो सैनिक लड़ रहे थे उनको प्रोत्साहन मिला, उनमें जोश आया। तो भागते हुए जो मुगल सैनिक जा रहे थे वो वापस लौट के आ गए और उन्होंने दुगने जोश के साथ राजपूत सेना पर क्या किया बच्चों, आक्रमण कर दिया। इस प्रकार मिहतर खां की कूटनीति ने मुगलों को सर्वनाश होने से, उनको नष्ट होने से या पराजित होने से बचा लिया। इस बार युद्ध रक्तताल नामक स्थान पर हुआ। यह ताल बनास नदी के तट पर खमनोर और थागल के बीच में है। महाराणा प्रताप के राजपूत सैनिकों और स्थानीय जो भील थे उन्होंने शत्रुओं का भरपूर वीरता से सामना किया, लेकिन मानसिंह से लड़ते समय महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो घायल हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर मुगलों के सुरक्षित दल ने महाराणा प्रताप पर प्रहार करना प्रारंभ किया और महाराणा प्रताप अपनी वीरता से घायल अवस्था में भी मुगलों का सामना करते रहे। लेकिन उनके जो स्वामी भक्त सेवक थे उन्होंने चेतक के बाग पकड़कर राणा को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। इससे क्या हुआ कि जब महाराणा प्रताप चले गए तो जो उनकी सेना थी उसमें अव्यवस्था फैल गई। राव झाला ने राणा के राज चिन्ह को धारण करके भागते हुए जो राजपूत सैनिक थे उनको वापस से स्थायित्व दिया, लेकिन फिर भी राजपूत सैनिकों में वह स्थायित्व नहीं आया, जिसके फलस्वरूप जो मुगल सेना पहले हार रही थी वो विजयी हुई इस युद्ध में। इस तरह से महाराणा प्रताप जब युद्ध स्थल से घाटी की ओर जा रहे थे तब दो मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। इस पर शक्ति सिंह जो मुगलों की ओर से युद्ध कर रहा था ने भातृ प्रेम से प्रेरित होकर मुगल सैनिकों के पीछे गया और उनको मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच क्या हुआ बच्चों कि जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था जो पहले ही घायल था उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में शक्ति सिंह वहाँ गए, उन्होंने अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया और उसके बाद वो वापस वहाँ से चला गया। इस तरह की परिस्थितियों में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। अब हम देखते हैं बच्चों कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय क्यों हुई। जब हम युद्ध के बारे में देखते हैं तो प्रारंभिक स्थिति में महाराणा प्रताप की सेनाओं को सफलता प्राप्त हो रही थी, लेकिन मुगल जो सामंत थे उनकी कूटनीति के कारण पलड़ा मुगलों के पक्ष में रहा। कुछ ऐसी कमियां रही महाराणा प्रताप और राजपूतों की ओर से जिसके कारण उनको युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। पहला यदि हम देखें तो राणा प्रताप ने युद्ध प्रारंभ करते समय न तो कोई सुनिश्चित योजना बनाई और न ही सैनिकों की जो विभिन्न टुकड़ियां थीं उनको समन्वित करने का कोई व्यवस्थित प्रयास किया। दूसरा, महाराणा प्रताप को चाहिए था कि जो उन्होंने स्थान चुना था लड़ने के लिए, हल्दी घाटी के जो तंग दर्रे थे उनको, उसमें वह शत्रुओं की सेना को आमंत्रित करके वहाँ पर युद्ध लड़ते, लेकिन उन्होंने समतल मैदान को चुना जहाँ पर राजपूत सैनिक लड़ने में उतने सक्षम नहीं थे। ये भी उनके युद्ध का पराजय का कारण बना। तीसरा कारण था कि हालांकि महाराणा प्रताप में अतुल्य साहस था, वो अद्वितीय शासक थे, लेकिन फिर भी एक जो धैर्यवान सेनानायक था उनके गुणों का उसमें अभाव था
उन्होंने अपनी सेना के पार्श्व भाग में सुरक्षित दल की व्यवस्था नहीं की और यही बाद में उनकी हार का कारण बना। और यदि हम कारण देखते हैं तो महाराणा प्रताप ने हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो अपनी सेना की टुकड़ी थी उसका विभाजन परंपरागत युद्ध शैली के आधार पर किया था। और जब एक गलती और रही उन्होंने कि मुग़लों की जो सैन्य व्यवस्था थी उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और जो भागते हुए मुग़ल सैनिक थे उनको पकड़ने में उन्होंने काफ़ी समय और धन का व्यय किया, जिससे राजपूत सैनिकों की टुकड़ी इधर उधर बिखर गई, जिससे युद्ध में एक साम्यता नहीं रही और अंत में राजपूतों को पराजय का सामना करना पड़ा। इसके परिणाम यदि हम देखें तो हल्दी घाटी की पराजय से जो राजपूतों का शौर्य था, मेवाड़ का जो वैभव था वो कम पड़ा और अकबर किन्हीं न किन्हीं परिस्थितियों में मेवाड़ पर अधिकार करने में कुछ हद तक सफल रहा। इस युद्ध का एक परिणाम यदि हम देखें तो महाराणा प्रताप ने पराजय होने के बाद अपनी युद्ध नीति में परिवर्तन किया और उन्होंने इसके बाद छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और मेवाड़ के घने जंगलों और पहाड़ियों को इस हेतु उपयुक्त समझा। इसके बाद क्या हुआ बच्चों कि जो परिस्थितियाँ रही महाराणा प्रताप की, उनके बारे में हम विस्तृत रूप से अगले उसमें क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।